नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी सरकार रिफॉर्म की, परफॉर्म की और ट्रांसफॉर्म की है या पाखंड की है? नरेंद्र मोदी सरकार रोजगार देने वाली है या रोजगार छीनने वाली है? नरेंद्र मोदी सरकार इस देश को जातियों में, धर्मों में और क्षेत्रों में, भाषाओं में लड़ाने वाली है या जोड़ने वाली है? वो टुकड़े टुकड़े करने वाली है या वो इस देश को बनाने वाली है? ये सवाल खड़े हैं नरेंद्र मोदी के ही संसद के बाहर, संसद भवन में खड़े होकर के एक भाषण देने की। भाषण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पत्रकारों को संबोधित करते हैं, मगर पत्रकारों के न सवाल लेते हैं और उनसे दूरी भी इतनी बना के रखते हैं कि वो बोले तो उनके कान तक आवाज ना आए, यदि आ जाए तो अनसुनी कर दी जाए। जी, यही नरेंद्र मोदी सरकार का मॉडल है और उस मॉडल का आज देश में हर जगह देखने को मिल रहा है। मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं कि संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। बजट सत्र शुरू हो गया, उसके बाद अब उसमें 2 दिन पूरी छुट्टी है और 2 दिन बाद अचानक संडे को भारत सरकार का बजट पेश किया जाएगा। क्यों संडे को पेश किया जाएगा? इधर 2 दिन छुट्टी करके क्यों पेश किया जाएगा? जब बजट बना हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी हो चुकी है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि कहा जाए, देखिए मोदी सरकार का परफॉर्मेंस यह है कि उसने वह रिफॉर्म किया है कि अब संडे को भी काम होगा और सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जी, इन तीनों शब्दों का सच ये है। जब हम इस पर बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 मई 1776 को एडम बिशोप्ट ने बवेरियन इल्यूमिनाती शुरू किया था और जो उन्होंने शुरू किया था इसमें बड़ा स्पष्ट था कि आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, जात के तौर पर, धर्म के तौर पर, जाति उस समय जो है नस्ल के आधार पर निर्धारित होती थी, तो उस आधार पर बांट करके राज किया जाए। जी, यह उस किताब का पन्ना है, मैं आपको दिखा देता हूं। यह तो इससे आप समझ लीजिए, उन्होंने यह बात 1 मई 1776 को कही और यह लिखी है, यह सत्य। तो उसके पहले तक यदि आप याद करिए तो दुनिया में इस तरह की प्रयोग नहीं होते थे। जातियों धर्मों पे बांटने का क्रम नहीं था। भारत में ही बात कर लें तो मुगल सल्तनत में जातियों धर्मों के आधार पर बांटने का क्रम नहीं था। जब यह नहीं था तो इसकी शुरुआत किसने की? यहां से यह कंसेप्ट आया और इस कंसेप्ट को अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत स्थापित करने के लिए किया और उन्होंने जो किया था उससे नरेंद्र मोदी ने सीखा और उसी कड़ी में नरेंद्र मोदी सरकार जो यूजीसी का बिल लेकर के आई, जो उसने वह पास किया नियम, जो संसदीय कमेटी ने, दिग्विजय सिंह की कमेटी ने सिफारिश दी थी, वह हूबहू नहीं पास किया। उसमें बहुत सारे और संरक्षण मिलने थे वंचित समाज को, पिछड़े समाज को, दलित और जो है आदिवासी समाज को, जो उसको संरक्षण मिलने थे उनको कम किया और एक ऐसा क्लाज 3C जोड़ दिया जिसमें कोई अपील की बात ही नहीं है, जिसमें समान सुनवाई की बात नहीं है। यह इसलिए किया गया जिससे जो यह सिफारिशें हैं वो पूरी तरीके से लागू ही ना,
और वो खारिज कर दी जाए इस मेरिट पे कि ये पक्षपाती है। जी हां, और वही हुआ। तो उसके आधार पे वो कहेंगे पिछड़ों से, दलितों से, आदिवासियों से कि हमने तो आपके लिए किया था, लेकिन ये तो अदालतें हैं जो रोक देती हैं, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। जी हां, इसीलिए इस तरह के काम किए जाते हैं। तो इसमें दो चीजें हुई, एक जो सामान्य वर्ग की जातियां मानी जाती हैं उन जातियों में, और जो पिछड़ी दलित आदिवासी हैं उनमें लड़ाई कराने का काम किया गया, यानी उनके बीच में नफरत बोने का काम किया गया। और जिस तरह से सारा क्रम हुआ वह बताता है कि यह साजिश ही पूरी सरकार की थी, इसीलिए सरकार के ही लोग इस पूरे आंदोलन को प्रायोजित कर रहे हैं, आरएसएस के लोग ही इसको प्रायोजित कर रहे हैं। और इस तरह से करके सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक सेकेंड नहीं लगाया, उसको स्टे कर दिया। लेकिन वहीं जब एसआईआर को लेकर के कोर्ट गए थे कि ठीक है जब इसका डिसाइड हो जाए ये सही है तब तक के लिए रोक लगाइए, तो रोक नहीं लगाई गई। इसके पहले तमाम मसले हुए, चाहे किसी का भी मामला हो उसमें रोक नहीं लगाई। तो अब आप समझ सकते हैं वही खेल हो रहा है जो सरकार चाह रही, और ये सरकार का एजेंडा है वही जो एडम बिशोप्ट ने कहा था, जी बांटो और राज करो का, टुकड़े टुकड़े करो। वहां वो आगे लिखता है कि जो हम खुद करते हैं उसका आरोप दूसरों पर लगाते हैं। और वही आप देखिए जो जो इन्होंने आरोप पिछली कांग्रेस सरकार पे लगाए, राहुल गांधी पे लगाते हैं, गांधी परिवार, नेहरू परिवार पे लगाते हैं, वो असल में उन्होंने नहीं किए, वही अपराध ये कर रहे होते। चाहे देश को बांटना हो, चाहे भारत की जमीनें चीन को दे देना हो, चाहे पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर देना हो, चाहे देश को टुकड़े टुकड़े कर देना हो, या देश में असमानता का माहौल बनाना हो, या और दूसरी चीजें हो। तो यही नरेंद्र मोदी सरकार का एजेंडा, और इसका उदाहरण भी देखने को मिलता है। देहरादून में एक दो कश्मीरी बच्चे थे, वो जा रहे थे अपना, और वहां पर वो जब एक गए, एक दुकानदार ने उनसे कहा, तो उन्होंने बताया कश्मीरी हूं, ये नाम है। तो वहां पर उनको पीटा जा रहा है और कहा जा रहा है तुम पहलगाम का ये कराते हो, तुम ऐसे हो, और वो कह के मार के तुम मुसलमान हो, ये हो, और उनके साथ बुरा किया गया। जितनी भी भत्स घटना हुई वह अपने आप में जहर है। क्यों हुआ? क्योंकि उत्तराखंड सरकार के खिलाफ बेहद गुस्सा है विभिन्न मुद्दों को लेकर के, और जो गुस्सा है उसे सांप्रदायिकता में बदल करके चेंज करने की पूरी कोशिश है, जिससे चर्चा कहीं और चली जाए। जी हां, यही आपने 2024 में देखा होगा, जुलाई महीने में अयोध्या यानी फैजाबाद सीट जो है इंडिया अलायंस जीत लेता है, और वहां से इंडिया अलायंस की जीत के बाद में बिल्कुल बैकफुट पे होती है भाजपा सरकार। तो वो क्या करती है, वहां पर एक दलित लड़की के साथ में रेप जैसी घटना होती है। रेप नहीं होता है, उस लड़के का उस लड़की से अफेयर चल रहा था, और उनके बीच में वो रिलेशनशिप बनती है और जो भी कुछ होता है, और उसके बाद में लड़की के पक्ष के लोग इसको लेके खफा होते हैं और अंत में एफआईआर दर्ज करा देते हैं कि लड़की के साथ ये किया गया। बहरहाल जो भी हो, पुलिस उस लड़के को मुलजिम बनाने के बजाय वो बेकरी में काम करता था मुइन खान के, उस पर छापा मारते, मुइन खान को मुलजिम बना देते, उन्हें कहते हैं ये मेन मुलजिम। और फिर उसका जब डीएनए जांच कराया जाता है तो डीएनए जांच नहीं मिलता है और साइंटिफिक जांचें नहीं मिलती।
बावजूद इसके मुइन खान की बेकरी, मुइन खान का घर, सब कुछ बुलडोजर लगा के गिरा दिया जाता है बगैर किसी अपराध के, और उसके बाद उन्हें जेल डाल दिया जाता है। वो बुजुर्ग शख्स जेल में पड़ा रहता है, उस दर्द से झेलता है जो उस पर झूठा आरोप लगा, और अब अदालत जब फैसला सुनाती है तो अदालत मुइन खान को बाइज्जत बरी कर देती है, और उसका नौकर जिसने ये काम किया था उसको 20 साल की सजा देती है। लेकिन क्या जिन लोगों ने मुइन खान की बेकरी तोड़ी, घर तोड़ा और उनके पूरे समाज में जो हानि पहुंचाई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है क्या? मुइन खान चिल्लाते रहे, सब कुछ कहते रहे, कोई नहीं सुन रहा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो भगवा पहने हुए आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट, वो न जाने कितने घिनौने शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, और जिसके लिए कर रहा था अदालत में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उसकी सरकार, उसकी पुलिस, सबने ताकत लगा ली और एक सबूत नहीं उनके खिलाफ दे पाए। तब ऐसी स्थिति में कि इतने साल की जलालत, इतनी बेइज्जती, समाज में खराब हुई छवि, गिराया गया घर, बेकरी, काम धंधा सब चौपट कर देने के बाद क्या उसकी भरपाई की जा सकती है? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि इसी के बहाने उस समय सांप्रदायिकता फैलाई गई और तमाम वह माहौल बनाए गए जिस कारण से वहां की जो विधानसभा सीट थी वो सीट समाजवादी पार्टी हार गई। जी, इसीलिए हार गई क्योंकि लगा कि वहां का सांसद ऐसे गलत लोगों और ऐसे मुसलमानों का साथ दे रहा है जो दलित समुदाय की लड़कियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। जी, क्योंकि वो सांसद भी दलित समुदाय से। तो अब आप समझ लीजिए कि क्या बना दिया गया। तो ये हुआ यूपी के उस केस में जो भदरसा गैंगरेप कहा जाता है, गैंगरेप, जबकि एक शख्स सिर्फ था। तो यह सत्य है। अब इसके बाद देखें, जो इसी तरीके से एसआईआर का मामला था, बिहार चुनाव के पहले जब एसआईआर कराया जा रहा था उसको लेके मुकदमा किया गया, और बिहार का चुनाव हो गया, सारी चीजें हो गई, सब कुछ होने के बाद कहीं उसको नहीं रोका गया, और अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनाई कहते हैं कंप्लीट हुई, फैसला रिजर्व कर लिया गया है। तो फैसला अब आप कुछ भी दे दे तो क्या वह इंसाफ हो सकता है? क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो चुके हैं और जो वहां संवैधानिक चर्चाएं होनी थी वो सब उस दौरान हो रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सरकार झूठ बोल रही थी, चुनाव आयोग झूठ बोल रहा था और गुमराह किया जा रहा था, इस देश के नागरिकों के हक छीने जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई। इतने के बाद भी इतने सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए, जिंदा सबूत पेश किए गए, लेकिन नहीं लगाई। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है उस यूजीसी को के मामले में, जिस यूजीसी का जो वास्तव में करना था वो करने की बजाय उसको गलत तरीके से किया गया और नफरत फैला के बांटने का काम। इसी तरह आप देखिए, केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार सदन में आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश करती है। उस रिपोर्ट में संसद में कहा जाता है कि इस देश के 56.2 करोड़ लोगों के पास रोजगार हो गए, ये सरकार कह रही। तब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, यह सरकार के पास यदि यह डेटा है तो इसका मतलब है उसके पास में पूरी जनगणना हो चुकी है। लेकिन सत्यता यह है कि जनगणना नहीं हुई है।
जब आपके पास जनगणना ही नहीं है तो आपका यह आर्थिक सर्वे कैसे सही हो सकता है? कैसे आप कह सकते हैं कि यह है और यह नहीं है? आप जो मौखिक तौर पे कहते हैं 140 करोड़ का देश, यदि 140 करोड़ का देश है यानी इस देश के करीब करीब 90 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, तो सीधे अर्थों में यह है कि इस देश के 90 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और इस देश में रोजगार नहीं मिल पा रहा, जिनको मिला हुआ है वह पर्याप्त नहीं है। तो यह अपने आप में सबूत है कि भारत की आर्थिक दशा कितनी बुरी है। और जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि रिफॉर्म, परफॉर्म और जो है ट्रांसफॉर्म, तो उन्होंने रिफॉर्म क्या किया है? रिफॉर्म यह किया है कि जो अच्छे कानून थे, अच्छी व्यवस्थाएं थी, देश को जोड़ने की व्यवस्था थी, अच्छी शिक्षा थी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बढ़ रहे थे हम, और हम वैज्ञानिक प्रगति से आगे बढ़ रहे थे, उसे खत्म कर दिया। और अब परफॉर्मेंस यह है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वो परिवारवाद से आता है, वो 12वीं पढ़ा हुआ है और उसकी यह स्थिति है कि जब पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए जाता है तो कहता है रविन्द्रनाथ ठाकुर को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। यानी जिसको यही नहीं पता कि उनको क्या मिला था, क्या नहीं मिला था, किस लिए मिला था, ऐसा व्यक्ति अब भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। यानी ये उन्होंने जो है परफॉर्म किया है रिफॉर्म करके। तो यह समझ लीजिए, यह ट्रांसफॉर्म किया है कि अब परिवारवादी अध्यक्ष ही होंगे और परिवारवादी ही उनके यहां नेता होंगे, ऊपर से लेके नीचे तक। जी हां, वह देखने को मिल रहा है हर जगह, इसके उदाहरण मौजूद है। और जब वो कहते हैं कि देश दीर्घकालिक विकास के मार्ग पर चल रहा है, यानी आप खत्म हो जाएंगे तब विकास की बात होगी, और तब विकास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि विकास विकास सुनते सुनते हम इतने सालों से आ रहे। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि 21वीं सदी के 1/4 वक्त बीत चुका है। जी हां, यही तो बड़ी बात है कि 1/4 वक्त बीत चुका है, और इस 1/4 में सोचिए 15 साल से अधिक बीजेपी सत्ता में, यानी 15 साल से अधिक बीजेपी सत्ता में है। इस 1/4 यानी 25 सालों में 25 से अधिक हो गए। तो अब जो 15 सालों से ज्यादा में हो और कांग्रेस इसी 21वीं सदी में सिर्फ 10 साल हो, और उसके बाद हर समय कांग्रेस को कोसेंगे, खुद की सरकार का भ्रष्टाचार परफॉर्म कर रहा है, खुद की सरकार का झूठ परफॉर्म कर रहा है, खुद की सरकार का अज्ञान परफॉर्म कर रहा है, खुद की सरकार का नफरत परफॉर्म कर रही है। जी हां, और संस्थाओं को जिस तरह गुलाम बनाया है वह परफॉर्म कर रहा है। शायद यही वजह है कि जयराम रमेश कहते हैं देश को पाखंड से भरा संदेश दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। आर्थिक सर्वे पर वो झूठ बोल रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने पाखंड किया है वह भारत को संकट में डालने वाला है, अविश्वसनीय है। और यही वजह है कि वो ना तो सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, न उसकी अध्यक्षता करते हैं, और ना ही संसदीय तौर पर जो है उसे चलाने के लिए, सदन को चलाने के लिए वो कोई ऐसा पूरा मास्टर प्लान बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक करते हैं, ना ही स्पीकर करते हैं। यानी झूठ और झूठ का पूरा नेटवर्क चल रहा है, और वही झूठ हम पूरे देश में देख रहे हैं। हर तरह के नफरत, हर एक को झूठ बोलना। तब सिर्फ एक शख्स राहुल गांधी
हर जगह हर मोर्चे पर देश के लिए लड़ता नजर आता है। तो इसलिए राहुल गांधी पे हमले होते। जी हां, यह सत्य है। जय